तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं AWS इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरव्यू। यहाँ पे जो ना हम AWS के बारे में पढ़ेंगे कि AWS जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो AWS एक्चुअली खुद उसने कैसे सेटअप किया हुआ बैकएंड के ऊपर। वो कोई दुकान है, कोई स्टोर है, क्या चीज़ है बैकएंड के ऊपर, उसको हम किस तरह उससे कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि AWS ने बैकएंड पर जो डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, जिसके ऊपर हम जाके सर्विसेज को बाय करते हैं, यूज करते हैं, एक्चुअली वो किस तरह की हैं। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि हम अब ऑन प्रेमिसेस के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करते। अब हमें अपना डाटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल AWS के पास जाएंगे। उनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। हम सिर्फ उनके पास जाके उस वहां से सर्विस का यूज करेंगे। तो अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरह का, उसको अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक एक पूरा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि AWS जहाँ जहाँ पे अ, मौजूद है इस वक्त, जिस जिस रीजन के अंदर, जिस जिस कंट्री के अंदर उसने अपना डाटा सेंटर बनाया हुआ है, वो सारे यहाँ पे आपको डायग्राम में शो कर रहा है। AWS global infrastructure is designed and built to deliver a flexible, reliable, scalable, and secure cloud computing environment with high quality global network performance। तो ये तो आपको अभी डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी। मैं आपको जो है ना इसको आगे जाके पढ़ते हैं हम। यहाँ पे दो चीजें आती हैं। यहाँ पे जब हम AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डाटा सेंटर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक आता है रीजन्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी जोन्स। पहले इनके अंदर डिफरेंस समझ लें कि रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन ये क्या होते हैं, देखें। आपने जो है ना, एग्जांपल को समझें। आपने एक फैक्ट्री लगानी है, या आपने कोई अपना शोरूम ओपन करना है गाड़ियों का, कोई भी जो ना सिनेरियो हो सकता है, अज्यूम कर लें। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कोई सिटी चूज करेंगे, जिस सिटी के अंदर जाके आप अपना पूरा जो ना वो एक शोरूम बनाएंगे या फैक्ट्री ओपन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो है ना, यहाँ पे सिलेक्ट करते हो कि आपको किसी सिटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, लाहौर सिटी के अंदर आपको वो क्या करना है, अपने फैक्ट्री या शोरूम आपने ओपन करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है अपने यहाँ से। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाओगे या शोरूम आप यहाँ पे बनाओगे, तो वो किस तरह बनाओगे। फिर उसके लिए आप स्पेसिफिक, आपने सबसे पहले सिटी चूज कर लिया कि मुझे किस सिटी के अंदर जाना है, या किस सिटी के अंदर मुझे बिजनेस को रन करना है। आपने सबसे पहले वो सिटी चूज कर लिया। कोई कंट्री के अंदर कोई भी सिटी हो सकता है। फिर क्या किया आपने, फिर आपने वो स्पेसिफिक लोकेशन देखेंगे जहाँ पे जाके आप फिजिकली वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, जहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएंगे फिजिकली जाके। ठीक है। तो वो आप स्पेसिफिक लोकेशन को देखेंगे। तो वो स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है कि लाहौर के जो ना किसी, ये टाउन वन है हमारे पास। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये टाउन वन है, टाउन का नाम है टाउन वन। और लाहौर की दूसरी एंड के ऊपर एक और टाउन है, टाउन टू। तो आपने डिसाइड किया कि मैं दो फैक्ट्रीज ओपन करूंगा, एक मैं इस टाउन के अंदर ओपन करूंगा और दूसरी फैक्ट्री मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। तो फिर आपने क्या किया, इस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अपनी फैक्ट्री, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, फैक्ट्री ओपन कर ली। ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे रीजन और अवेलेबिलिटी जोन को समझें कि आपने जब जियोग्राफिकल एरिया चूज किया ना, कि मुझे किस एरिया के अंदर जाके अपना बिजनेस रन करना है, तो वो आपका होता है रीजन। तो इस सिनेरियो के अंदर आप समझ लें कि ये जो मेरी सिटी थी, स्पेसिफिक सिटी, ये मेरा रीजन था। ठीक है। अब कल को आपसे कोई पूछेगा, भाई आप, आपकी फैक्ट्री किस रीजन के अंदर है, तो आप बोलेंगे भाई लाहौर के अंदर है। ठीक है, लाहौर के अंदर कहाँ पे है, तो आप उसको स्पेसिफिक लोकेशन बनाएंगे कि इस कॉलोनी के अंदर या इस जगह के ऊपर मेरी जो है ना वो फैक्ट्री यहाँ पे है। तो वो जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है, वो आपकी होती है अवेलेबिलिटी जोन, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AZ। ठीक है।
तो यहाँ पे देखें कि आपका एक रीजन है और दो अवेलेबिलिटी जोन है जहाँ पे आपने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं। इसी तरह सेम इसी तरह AWS क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जो भी सिटीज होती हैं वहां पे अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, तो उसको हम बोलते हैं रीजन। अब फर्ज कर लें AWS ने पाकिस्तान के अंदर भी है तो नहीं इनका कोई रीजन, लेकिन AWS ने पाकिस्तान के अंदर कोई डाटा सेंटर अपना ओपन करना है, कोई डाटा सेंटर बनाना है, तो वो क्या करेंगे, वो अगर लाहौर को चूज करते हैं या कराची सिटी को चूज करते हैं तो वो उनका क्या होगा, रीजन होगा। वो इसको बोलेंगे हमारा रीजन है, लाहौर रीजन या कराची रीजन। ठीक है। और फिर उस रीजन के अंदर कोई स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे वो अपना फिजिकल डाटा सेंटर बनाएंगे, वो कहीं भी हो सकता है, तो वो उनके होंगे अवेलेबिलिटी जोन, उसको हम बोलते हैं जोन, कि इस जोन के ऊपर इस लोकेशन के ऊपर मेरी जो है ना वो फैक्ट्रीज एक्चुअली लगी हुई हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जिस तरह AWS का मुंबई के अंदर है, इंडिया के अंदर एक सिटी है मुंबई। ठीक है, वहां पे इनका एक डाटा सेंटर लगा हुआ है, वहां पे दो बने हुए हैं। तो मुंबई उनका क्या हो गया, रीजन हो गया। और मुंबई के अंदर दो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर या तीन डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जहां भी डाटा सेंटर्स बने हुए हैं, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो वहां पे उनको हम बोलेंगे अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है। तो जोन क्या होते हैं, रीजन क्या होता है, रीजन होता है जियोग्राफिकल एरिया। आप कोई भी चूज करते हो अपना बिजनेस रन करने के लिए या अपना डाटा सेंटर वहां पे लगाना है। फिर रीजन के अंदर क्या आता है, रीजन के अंदर आता है अवेलेबिलिटी जोन्स। सबसे पहले रीजन आता है, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स आते हैं। ठीक है। और अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या आता है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आता है ये डाटा सेंटर जहाँ पे हम डाटा सेंटर अपने लगाते हैं। और डाटा सेंटर के अंदर क्या होता है, डाटा सेंटर के अंदर आपको पता है कि वो सारे सर्वर्स पूरा उनका जो सेटअप होता है वो लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले रीजन, रीजन के बाद अवेलेबिलिटी जोन, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन आते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या आता है, डाटा सेंटर्स आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया हुआ ना उन्होंने थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाया हुआ है, तो हम इसको नीचे से पढ़ते हैं कि भाई रीजन क्या होता है। यहाँ पे देखें, AWS रीजन इज जियोग्राफिकल एरिया, कोई भी जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है इनका। वो किसी भी कोई स्टेट हो सकती है, जिस तरह USA के अंदर डिफरेंट लोकेशंस इनकी बनी हुई हैं, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, डिफरेंट स्टेट के अंदर इन्होंने रीजन हैं इनके अपने। ठीक है। या पाकिस्तान की बात करें तो फर्ज कर लें एक डाटा सेंटर इनका जो है ना, एक रीजन इनका लाहौर है तो एक रीजन इनका कराची है, तो वो दो अलग अलग रीजन ट्रीट होंगे, एक लाहौर रीजन और एक कराची रीजन। ईच रीजन इज मेड अप ऑफ टू आर मोर अवेलेबिलिटी जोन्स। तो रीजन के अंदर क्या होता है, रीजन के अंदर एक्चुअली अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। AWS हैज 24, अभी तक AWS के पास करंटली 24 रीजन हैं वर्ल्ड वाइड। जो अप टू डेट इनका डाटा है, इनके पास टोटल अभी 24 रीजन हैं। मतलब इन्होंने 24 रीजन के ऊपर अपने डाटा सेंटर लगाए हुए हैं। 24 डाटा सेंटर्स नहीं है, 24 रीजन है। ठीक है। अब 24 रीजन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं इनके। यू एक्टिवेट एंड कंट्रोल डाटा एप्लीकेशन अक्रॉस रीजन, तो हम कोई भी रीजन को वहां पे चूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन रीजन यूजेस AWS बैकबोन नेटवर्क कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो जो रीजन होते हैं आपस में वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये होता है रीजन। अच्छा, ये जो उन्होंने बताया हुआ ना आपको 24 रीजन, ये इंफॉर्मेशन है 2020 तक की। ठीक है। एज ऑफ अगस्त 2022 2020 AWS हैड 24 रीजन वर्ल्ड वाइड। तो 2020 तक इनके 24 रीजन है टोटल। लेकिन अभी जो है ना इनके रीजन इंक्रीज हो चुके हैं। मैं वो दिखा देता हूँ यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी जोन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स वो होते हैं जो रीजन के अंदर होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस होती हैं रीजन के अंदर जहाँ पे उनके डाटा सेंटर्स बने होते हैं, वो उनके अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। ईच और अवेलेबिलिटी जोन किससे मिलकर बनते हैं, अवेलेबिलिटी जोन इज मेड अप ऑफ वन और मोर डाटा सेंटर्स। तो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या होता है, डाटा सेंटर्स, एक्चुअली जो फिजिकल डाटा सेंटर्स होते हैं वो होते हैं अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। अवेलेबिलिटी जोन्स आर डिजाइन फॉर फॉल्ट आइसोलेशन, तो उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वहां पे आपको फॉल्ट आइसोलेशन अचीव हो रही होती है। फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब इस तरह होता है। फॉल्ट आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया कि अगर जो है ना वो लाहौर रीजन है इनका, तो वहां पे उनको दो अवेलेबिलिटी जोन चूज करने की क्या जरूरत है, या दो अलग अलग जगह पे डाटा सेंटर लगाने की क्यों जरूरत है। क्योंकि जब एक रीजन के अंदर या अपने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बनाते हैं ना, तो उनके अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 100 किलोमीटर का।
ठीक है। एक रीजन के अंदर जब वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बनाते हैं, फर्ज कर लें एक रीजन है और उसके अंदर उन्होंने दो अवेलेबिलिटी जोन बनाए हैं, तीन अवेलेबिलिटी जोन बनाए हैं, तो उनके अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, वो 100 किलोमीटर का होगा। ऐसा क्यों होता है? वो वो एक जगह पे सारे क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि वहां पे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको वो कंसिडर करते हैं। डिजास्टर रिकवरी फैक्टर्स होते हैं, अगर कल को कोई मिस हैपन हो जाता है, कोई डिजास्टर आ जाता है वहां पे, अर्थक्वेक आ जाता है वहां पे, फ्लड आ जाता है, तो अगर फर्ज कर लें ये पूरा पूरा खराब हो गया, डाउन हो गया, इस जगह के ऊपर या इस लोकेशन के ऊपर सैलाब आ गया, कोई भी डिजास्टर आ गया, तो ये तो सारा गया ना फिर। ठीक है, लेकिन ये तो सेव रहेगा ना फिर उनके पास। इसलिए जब भी वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बनाते हैं एक रीजन के अंदर, तो उनको काफी डिस्टेंस के ऊपर बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो साथ साथ बना देते हैं एक ही शहर के अंदर, वो पास पास ही बना दें, या एक ही लोकेशन के ऊपर दो डाटा सेंटर बना लें। अगर दो डाटा सेंटर बनाएंगे एक रीजन के अंदर, तो अलग अलग लोकेशन के ऊपर बनाएंगे, जरा डिस्टेंस के ऊपर। जो AWS डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि दो डाटा सेंटर के अंदर मिनिमम 100 किलोमीटर का जो है ना, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो उसको हम बोलते हैं फॉल्ट आइसोलेशन, कि वो आपस में आइसोलेटेड होते हैं। अगर एक खराब हो जाता है तो उसकी वजह से दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अवेलेबिलिटी जोन्स आर इंटरकनेक्टेड विद अदर अवेलेबिलिटी जोन्स बाय यूजिंग हाई स्पीड प्राइवेट लिंक्स। तो ये इनका अपना नेटवर्क होता है जिसके थ्रू जितने भी इनके अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। यू चूज योर अवेलेबिलिटी जोन्स। जब भी हम कोई अवेलेबिलिटी जोन काम करते हैं AWS के ऊपर, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम वहाँ पे रीजन चूज कर सकते हैं, हम वहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन चूज कर सकते हैं, सिर्फ कि हम सर्विस कहाँ पे यूज करेंगे। AWS रिकमेंड रेप्लिकेटिंग अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स फॉर रेजिलेंसी। तो AWS आपको यही रिकमेंड करता है, और बेस्ट प्रैक्टिस भी यही मानी जाती है कि जब भी आप काम करें AWS के ऊपर, आप कोई भी सर्विस यूज करें किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, उसको मल्टीपल जगह के ऊपर स्टोर करें। आपने कोई स्टोरेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक रीजन के अंदर फर्ज कर लें आप इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपने कोई स्टोरेज सर्विस यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर सर्विस यूज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको रेप्लिकेट भी कर लें यहाँ पे। क्यों रेप्लिकेट कर लें? वही बात कि फॉर फॉल्ट आइसोलेशन, फॉर हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, कि अगर कल को यहाँ से कोई डिजास्टर आ जाता है इस जगह पे, वैसे ऐसा होता नहीं है कि उनका पूरा एजी डाउन हो जाता है या उनका पूरा रीजन डाउन हो जाता है, ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। ठीक है, लेकिन अगर कभी हो जाता है कि यहाँ पे कोई डिजास्टर आ जाता है, तो आपका डाटा सेव रहेगा इस जगह के ऊपर। इसलिए वो आपको रिकमेंड करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस ही मानी जाती है AWS के ऊपर, जब हम काम करेंगे जब हम चीज़ों को रेप्लिकेशन करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, तब हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कि हम अब कोई भी चीज़ क्लाउड के ऊपर स्टोर करते हैं तो उसको मल्टीपल लोकेशन के ऊपर स्टोर किया जाता है, फॉर हाई अवेलेबिलिटी, फॉर रेजिलेंसी। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, हमारे पास डिफरेंट रीजन्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे देखें, ये वाले। यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, यूएस ईस्ट ओहायो, मतलब यूएस ईस्ट के अंदर इनके दो रीजन बने हुए हैं, एक नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर रीजन है और एक ओहायो के अंदर रीजन है। ठीक है, ये रीजन है। इसी तरह जो नॉर्थ वर्जीनिया है ना, उसके अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन होंगे, डिफरेंट उनके डाटा सेंटर्स होंगे, तीन लोकेशन के ऊपर, चार लोकेशन के ऊपर डाटा सेंटर बने होंगे। ठीक है, इसी तरह ओहायो भी है, ओहायो क्या है, इनका रीजन है, तो ओहायो के अंदर हो सकता है कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डाटा सेंटर बने हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, ये मुंबई है जिस तरह, ये देख लें। ठीक है, एशिया पैसिफिक मुंबई, तो मुंबई इनका रीजन है। तो अब हो सकता है मुंबई के अंदर तीन चार डिफरेंट जगह के ऊपर इनके अवेलेबिलिटी जोन बने हो। वो फिर हम खुद चूज करते हैं, अगर मैंने कोई सर्विस यूज करनी है तो सबसे पहले तो मैं रीजन चूज करूंगा कि मुझे किस रीजन के अंदर वो सर्विस यूज करनी है। फिर मैं ये भी चूज करूंगा कि मुझे किस अवेलेबिलिटी जोन से वो सर्विस मुझे चाहिए, किस डाटा सेंटर से मुझे वो सर्विस चाहिए, मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो बैकएंड के ऊपर किस सर्वर पे चलेगी, किस तरह चलेगी, वो फिर आप पे, वो एडवांस पे डिपेंड करता है, वो खुद देखते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सारे रीजन होते हैं। जो रीजन होते हैं ना वो आपको इस तरह दिखाई देते हैं, US ईस्ट 1, US ईस्ट 2, US वेस्ट 1। कोई भी अगर कोई भी यहाँ पे नेम है वो नंबर पे खत्म हो रहा है, देखें सारे नंबर्स पे खत्म हो रहे हैं। AF साउथ 1, AP ईस्ट 1, AP साउथ 2, तो सारे नंबर्स पे खत्म हो रहे हैं। तो ये नंबर्स पे खत्म हो रहे हैं ना, इसका मतलब है ये रीजन है हमारे। ठीक है,
अब रीजन के अंदर क्या होता है, रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, जैसे यूएस ईस्ट 1A हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर तीन अवेलेबिलिटी जोन होंगे उसके अंदर तो A B C तीन होंगे, अगर दो होंगे तो ए और बी होगा। ठीक है, तो इस तरह हम मल्टीपल जो है ना वहाँ पे कोई एक अवेलेबिलिटी जोन चूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब फर्ज कर लें मैं कहता हूँ कि मुझे एक सर्वर चाहिए, मुझे एक EC2 सर्विस लेनी है AWS से, और मुझे उसे लॉन्च पे क्लिक करना है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। अब ये जो सर्विस बनेगी ना, ये मेरी किस रीजन के अंदर बनेगी, ये मेरी बनेगी नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया मेरे पास, अगर यहाँ से मैं कोई रीजन चेंज करता हूँ तो मेरे पास फिर वही रीजन आ जाएगा। तो ये जो मेरी वर्चुअल मशीन बनेगी या वर्चुअल सर्वर मेरा बनेगा, ये कहाँ बनेगा, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर बनेगा। अब आपने रीजन में सेलेक्ट कर लिया। अब क्या काम है कि आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है। ये होते हैं हमारे सबनेट। ठीक है, यहाँ पे देखें, इस रीजन का नाम क्या है, इस रीजन का नाम यहाँ से पढ़ें, US East 1। अब इसके अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन आ रहे हैं वो आपको याद दिखाता हूँ। इसके अंदर US East 1F, नीचे से दिखाता हूँ, US East 1A, 1B, 1C, 1D, 1E एंड 1F। इसका मतलब है कि इस रीजन के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन बने हुए हैं। ठीक है, इस रीजन के अंदर फर्ज कर ले, मैं दिखा देता हूँ कि नॉर्थ वर्जीनिया कोई रीजन है इनका, जो USA के अंदर है। इस रीजन के अंदर 6 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर इनके डाटा सेंटर बने हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं ये हमारा एक जोन है, जो काफी डिस्टेंस के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डाटा सेंटर बने हुए हैं नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। एक डाटा सेंटर ये है, ये हमारा AZ1 है, ये हमारा AZ2 है, AZ3, AZ4, AZ5 एंड AZ6। तो 6 अवेलेबिलिटी जोन या 6 डाटा सेंटर आप कह लें, ये हमारे बने हुए हैं नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। इसी तरह हर रीजन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स बने होते हैं, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बने होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर आपको? फिर अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स ऑब्वियसली डाटा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे फिजिकल उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, द फाउंडेशन फॉर द AWS इंफ्रास्ट्रक्चर इज द डाटा सेंटर्स। तो वो डाटा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे भी कोई डाटा सेंटर बना होगा उसको हम बोलेंगे ये हमारा एक जोन है, एक अवेलेबिलिटी जोन है। जितने डाटा सेंटर बने होंगे उतने हमारे जोन होंगे। डाटा सेंटर यूजली हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द फॉलोइंग, they are a location where the actual physical data resides and processing occurs। तो डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली फिजिकल सर्वर हमारा पड़ा होता है वहां पे, उसको हम बोलते हैं डाटा सेंटर्स। द हाउस फिजिकल सर्वर्स टिपिकली 50 to 80 सर्वर्स, 1000 सर्वर्स के एक जो डाटा सेंटर होता है इनका, एक डाटा सेंटर इनके अंदर होता है वहां पे, वो कह रहे हैं कि 50,000 to 80,000 सर्वर्स पड़े होते हैं। ये जो डाटा सेंटर है AWS का, जिस तरह यहाँ पे देखें, ये डाटा सेंटर है। ठीक है, ये एक अवेलेबिलिटी जोन होगा, ये सेकंड वाला होगा, ये थर्ड वाला होगा, ये फोर्थ वाला होगा, अगर एक रीजन के अंदर है। तो फर्ज कर लें ये इनका कोई डाटा सेंटर है, तो वो कह रहा है कि जो डाटा सेंटर है इसके अंदर जो है ना कोई 50,000 to 80,000 हमारे सर्वर लगे होते हैं डाटा सेंटर के अंदर। दे आर ऑनलाइन एंड दे आर 24/7 ऑनलाइन रहते हैं वो हमेशा। ऑल डाटा सेंटर्स आर ऑनलाइन, नो डाटा सेंटर इज कोल्ड और नॉट बेइंग यूज। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो है ना डाटा सेंटर उसको उन्होंने ऑफ किया हुआ या कोई यूज नहीं हो रहा, तो सारे रनिंग फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, रीजन्स होते हैं। रीजन क्या होता है, जियोग्राफिकल लोकेशन होती है। उस रीजन के अंदर हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स आते हैं।
उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमारा क्या आता है, डाटा सेंटर्स आते हैं। ठीक है, और डाटा सेंटर्स क्या होता है, जहाँ पे हमारे फिजिकल डाटा पड़ा होता है। जी, यहाँ तक क्लियर आपको? तो हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, एक रीजन होता है, उस रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्टोरेज सर्विस यूज कर रहे हो इस अवेलेबिलिटी जोन से, इस डाटा सेंटर से, 1 या 2 है हमारा, 3, 4, 5, 6, तो अगर आप यहाँ पे कोई सर्विस यूज कर रहे हो, इस जगह के ऊपर आपने कोई अपना सर्वर बनाया हुआ है, कोई स्टोरेज सर्विस यूज कर रहे हो, तो आपको रिकमेंड ये किया जाता है फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस को उसको आप रेप्लिकेट कर लें, चाहे यहाँ पे रेप्लिकेट कर लें, या यहाँ पे रेप्लिकेट कर लें, यहाँ पे रेप्लिकेट कर लें। ठीक है, तो आप जिस अवेलेबिलिटी जोन में रेप्लिकेट करेंगे वो वहीं पे रेप्लिकेट होगा, किसी और जोन के अंदर रेप्लिकेट नहीं होगा। आप सब में भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, दो में भी कर सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, लेकिन ये विद इन रीजन रहेगा। अगर नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है तो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर ही रेप्लिकेट होगा। अगर आपने सारे रीजन के अंदर रेप्लिकेट डाटा किया हुआ है अपना, मल्टीपल कॉपीज बना के मल्टीपल लोकेशन पे आपने स्टोर की हुई है अपने डाटा की, तो विद इन रीजन सेव रहेगा वो, अलोंग रीजन नहीं जा सकता। आपके पास वो भी ऑप्शन होती है कि अगर आप, एक नॉर्थ वर्जीनिया है, एक आपके पास रीजन है ओहायो, तो अज्यूम कर लें ओहायो के अंदर भी 3 अवेलेबिलिटी जोन है। तो अगर आप मल्टी रीजन जाना चाहें तो आप मल्टी रीजन भी यहाँ पे जा सकते हैं, कि आपकी एक कॉपी यहाँ पे सेव है और आपकी एक कॉपी मल्टी रीजन दूसरे रीजन के अंदर सेव है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर वो कह रहा है कि जब हम कोई रीजन चूज करते हैं तो हम किस बेस पे करते हैं। अगर हमने कोई सर्विस यूज करनी है, कोई भी सर्विस, कंप्यूटर सर्विस, स्टोरेज सर्विस, डेटाबेस सर्विस, तो उसके लिए कोई ना कोई रीजन चूज करना पड़ेगा हमें जहाँ पे हमने वो सर्विस यूज करनी है। तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बेसिकली यहाँ पे 4 फैक्टर भी बताए हुए हैं। डाटा गवर्नेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप जिस रीजन के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, जिस रीजन के अंदर भी आप डाटा स्टोर कर रहे हो, तो वहां पे उनकी कुछ अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप उनको जो ना वो फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है, वहां पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उनके कुछ, तो आपने उनको भी फॉलो करना होता है। कोई ऐसा डाटा आपने नहीं रखना जो ना वो कोई कॉन्फिडेंशियल इस तरह का इलीगल डाटा आपने वहां पे स्टोर नहीं करना। तो वो डिफरेंट उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने हर रीजन्स की, हर कंट्री की, तो आपने उनको फॉलो करना होता है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि रिड्यूस लेटेंसी, कि मैं अपनी सर्विस उस रीजन के अंदर बनाऊं जहां पे मुझे रिस्पॉन्ड जल्दी मिले। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि आप कोई, लेटेंसी क्या होती है, लेटेंसी ये होती है कि आप जब किसी चीज को एक्सेस करते हो, कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, एप्लीकेशन एक्सेस करते हो, तो आपको लेट रिस्पॉन्ड मिलता है, वहां पे लोडिंग होती रहती है, होती रहती है। ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड लेट मिलता है। तो हम उसको कम करने के लिए, या हमारी कोई एप्लीकेशन चल रही है, हम चाहते हैं कि हमारे यूजर्स को रिस्पॉन्ड जल्दी मिले, वहां पे लेटेंसी कम हो जाए वहां पे। ठीक है, तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे यूजर जिस रीजन के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है, फर्ज कर लें हमारे यूजर जो है ना वो मोस्टली रहते हैं नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, इस रीजन के अंदर पास रहते हैं, तो मैं जो भी फिर सर्विस डिप्लॉय करूंगा, मेरी कोशिश होगी मैं यहीं पे डिप्लॉय करूँ सर्विस को, इस इन डाटा सेंटर के अंदर, इस रीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि मोस्टली मेरे जो यूजर हैं वो इस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उनको जल्दी रिस्पॉन्ड मिलेगा। अगर मैं, मेरे यूजर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर हैं, या मेरे यूजर पाकिस्तान के अंदर, तो मैं जो है ना वो नॉर्वे में जाके बना लेता हूँ अपना डाटा सेंटर, वहां पे मैं कोई सर्विस डिप्लॉय कर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली वहां पे लेटेंसी इश्यूज ज्यादा आएंगे उनको। ठीक है, तो वहां पे जितना डिस्टेंस होगा उतने फिर उनको ज्यादा लेटेंसी इश्यूज आएंगे, तो फिर हम अपने एंड यूजर के नियर बाई हम जो ना वो सर्विस डिप्लॉय करते हैं नियर बाई रीजन के अंदर। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है ना वो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कि हमारी जो कॉस्ट होती है ना वो रीजन वाइज वेरी करती है। कि अगर मैं ये सर्वर नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर बना रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। अगर मैं सेम स्पेसिफिकेशन वाला सर्वर, सेम उसकी डुप्लीकेट कॉपी, मैं दूसरे रीजन के अंदर, ओसाका के अंदर, सिडनी के अंदर, टोक्यो कहीं भी बनाऊंगा, तो वहां पे उसकी कॉस्ट अलग होगी। अगर मैं कनाडा के अंदर बनाऊंगा तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। ठीक है, अगर मैं 1 GB स्टोर मुंबई के अंदर स्टोर कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट अलग होगी। अगर मैं वही 1 GB स्टोरेज कनाडा के अंदर जाके स्टोर यूज कर रहा हूँ, वहां के डाटा सेंटर पे यूज कर रहा हूँ, तो फिर वहां पे मुझे कॉस्ट वेरी करेगी। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिन्होंने आपने देखना होता है कि मुझे कॉस्ट कहाँ कम पड़ेगी। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं? कि अगर हमने ये देखना हो कि मैंने कोई सर्विस यूज करनी है तो मुझे किस रीजन के अंदर सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी, तो उसके लिए आप किस तरह उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमने कल पढ़ा था,
AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। तो वहां पे आप उसको एस्टिमेट लगा सकते हो कि अगर मैं ये सर्विस किसी एक रीजन के अंदर बना रहा हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट आएगी, और अगर मैं किसी दूसरे रीजन के अंदर बना रहा हूँ तो फिर मुझे कितनी कॉस्ट आएगी। तो वहां पे आप एक एस्टिमेट क्रिएट कर सकते हो। फिर हमारे पास एक आता है पॉइंट ऑफ प्रेसनेस। इसको वैसे हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास एक कंटेंट डिलीवरी सर्विस होती है, एज लोकेशन होती है। एक्चुअली होता क्या है कि अब देखें, AWS ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब वो हर कंट्री के अंदर जाके जो है ना अपना एक डाटा सेंटर बना ले। ठीक है, अगर वहां पे यूजर ही ना आए, उनका कस्टमर ही ना आए, यूज करने वाले ना आए, तो फिर क्या होगा। तो वो बहुत ना चीजों को कैलकुलेट करके फिर जो अपना डाटा सेंटर लगाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करते हैं, पूरी उनकी डिसीजन मेकिंग होती है, उस बेस पे फिर अपना डाटा सेंटर लगाते हैं जिस रीजन के अंदर या जिस कंट्री के अंदर उन्होंने लगाना है। ठीक है, लेकिन ऐसी कंट्रीज जहाँ पे उनका डाटा सेंटर नहीं है, वहां क्या होगा। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे उनका डाटा सेंटर ही नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नहीं है डाटा सेंटर इनका। ठीक है, तो फिर क्या होगा। फिर हम जो ना, या तो हम UAE के अंदर जा सकते हैं, UAE के अंदर बना हुआ है इनका, वहां पे जा सकते हैं, ये देखें मिडल ईस्ट। या फिर हम मुंबई के अंदर भी जा सकते हैं, तो वहां पे अपनी सर्विस डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहां की सर्विस यूज नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करें। फिर हम जो ना, इनके कुछ होते हैं एज लोकेशन, एक सर्विस होती है एज लोकेशन, पॉइंट ऑफ प्रेसनेस होते हैं इनके। ये क्या होता है कि ऐसी लोकेशन जहाँ पे डाटा सेंटर नहीं बने हुए, AWS वहां पे ना छोटे छोटे डाटा सेंटर बना लेते हैं। वो डाटा सेंटर AWS के अपने भी हो सकते हैं। वो डाटा सेंटर जो हमारे ISP होते हैं, जो हमारे ISP होते हैं, तो जो हमारे ISP होते हैं उनके भी जो ना वो डाटा सेंटर्स हो सकते हैं, या तो उनको रेंट पे ले लेंगे, या वो AWS क्या करेगा, अपने खुद के छोटे से डाटा सेंटर बना लेगा, पूरा अपना रीजन डिप्लॉय नहीं करेगा वहां पे, छोटा सा कोई डाटा सेंटर अपना वहां बना लेगा। ठीक है, अगर खुद का नहीं बना रहा तो फिर वो क्या करेगा, वहां पे कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उनके डाटा सेंटर्स वहां पे वो रेंट पे ले लेगा। तो वहां पे फिर आपको वहां सर्विस जो है ना वो सर्व करेगा, तो उसको हम बोलते हैं, ये होती है हमारी कंटेंट डिलीवरी सर्विस, इसको हम बोलते हैं एज लोकेशंस। ठीक है, एज लोकेशंस, रीजनल एज कैशेज, के फिर हमें सर्विस वहां से सर्व की जाती है। ये क्या होता है, ये एक तरह से आपकी जो ना चीजों को कैशी कर लेती हैं। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मैं आपको सिनेरियो देता हूँ। आप फर्ज कर लें, हाँ, आपकी जो एप्लीकेशन का यूजर है ना, वो बिलोंग करते हैं यहाँ से नॉर्थ वर्जीनिया से, या USA से, कहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप फिर ऑब्वियसली USA के अंदर से ही कोई रीजन चूज करोगे ना अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए। तो आपने वहां पे कोई एप्लीकेशन, कोई उनकी डाटा सेंटर चूज कर लिया, और वहां पे आपने अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर दिया यहाँ पे आके। तो अब जो भी है यहाँ से आप सर्व किया जा रहा है आपके एंड यूजर्स को। ठीक है, तो उनके दरमियान तो डिस्टेंस कम है, हमारी एप्लीकेशन भी सेम रीजन के अंदर है, हमारे यूजर भी सेम रीजन के अंदर है, तो उनको तो जल्दी रिस्पॉन्ड मिलेगा, वहां पे ऐसा कोई लेटेंसी इशू नहीं आएगा। ऑब्वियसली मसला कहाँ पे होगा, जब दूर से लोग आएंगे इसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान से, इंडिया से, यहाँ से भी, एशिया से लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको कर तो पाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको फास्ट रिस्पॉन्ड मिले, लेटेंसीज उनको लेटेंसी इशू ना आए वहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये हो सकता है कि हम मुंबई के अंदर या नियर बाई रीजन एशिया के अंदर, जिस तरह UAE है, वहाँ पे हम कोई अपना सर्वर डिप्लॉय कर दें। लेकिन ऑब्वियसली चीज़ों को हम रेप्लिकेट जितना करते रहेंगे, हमारी कॉस्ट भी उतनी ही इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम वहाँ पे एज लोकेशन का यूज कर ले। अब हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एज लोकेशन बनी हो। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इनकी कोई एज लोकेशन बनी हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन डाटा होगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, उसको यहाँ पे कैशी कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन का जो भी कंटेंट होगा उसको यहाँ पे कैशी कर लिया जाएगा। तो फिर जो भी रिक्वेस्ट पाकिस्तान से नियर बाई रीजन से आएगी, उनको फिर यहाँ से सर्व किया जाएगा, यहाँ से सर्व नहीं किया जाएगा उनको। ठीक है, तो फिर हम उसको कॉन्फ़िगर इस तरह करते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू, कि वो जो ट्रैफिक होती है उसको हम यहीं से सर्व करते हैं, यहाँ पे नहीं जाने देते। ठीक है, तो उसको हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे ये इसको हमने सिर्फ एक ओवरव्यू किया है कि, लेकिन वो होती है, इनकी सर्विस होती है क्लाउड फ्रंट के नाम से। ठीक है, क्लाउड फ्रंट एक इनकी सर्विस होती है, एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस है जिसको हम बोलते हैं CDN सर्विस। जिससे क्या होता है कि लेटेंसी को कम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ताकि हमारे एंड यूजर को डाटा जल्दी डिलीवर हो। ठीक है, तो CDN क्या करता है, डेट डिलीवर्स कंटेंट टू एंड यूजर्स विद रिड्यूस लेटेंसी।
तो क्लाउड फ्रंट एक सीडीएन सर्विस होती है जो किसका यूज करती है, जो एज लोकेशन का यूज करती है। ठीक है। एंड और इसको यहाँ पे हमारे डाटा को कैश कर लिया जाता है। AWS इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर्स, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका होता है वो किस तरह का होता है, तो मैंने को बताया कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना वो इस तरह होता है कि वो इलास्टिक का स्केलेबल होता है, कि वहाँ पे आपको इलास्टिसिटी मिलती है, वहाँ पे आपको स्केलेबिलिटी मिलती है, आप चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्केल आप स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस होता है, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आपस में चीजें आइसोलेटेड होती हैं, जितने भी डाटा सेंटर्स होते हैं उनके वो आपस में आइसोलेटेड होते हैं। अगर एक खराब हो जाता है तो उसकी वजह से दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाई अवेलेबल होता है कि आपकी जो चीजें हैं, जो डाटा आपका पड़ा हुआ है, जो सर्विस आप यूज कर रहे हैं, वो आपको 24/7 अवेलेबल रहेगी, कभी वो डाउन नहीं होगी। ठीक है। अगर वहां पर कोई ऐसा इशू आता है डाउन होने का, फिर आपको दूसरी जगह से सर्व किया जाएगा जहाँ पे आपने उसको रेप्लिकेट किया हुआ है, तो वो चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं ये सारी चीजें। तो वो हम पढ़ेंगे, हम चीजों को ऑटोमेट किस तरह कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको पढ़ ले। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। रीजन के अंदर क्या होता है, रीजन के अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन होता है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डाटा सेंटर्स होते हैं, डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल हमारा डाटा पड़ा होता है, वो हमारे डाटा सेंटर्स होते हैं। अब रीजन को चूज करने के लिए कौन कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट होती है कुछ, रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी का देखना पड़ता है, कॉस्ट को देखना पड़ता है, कॉस्ट कितनी आ रही है हमें, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है कि हम किस चीज को चूज करेंगे। फिर एज लोकेशन होती है हमारे पास, एज लोकेशन एंड रीजनल एज कैशेज इम्प्रूव, ये क्या करती हैं, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय कैशिंग द कंटेंट क्लोजर टू यूजर। तो यहाँ पे जो एज लोकेशन होती हैं, यहाँ पे हमारा डाटा है उसको कैशी कर लिया जाता है, और उसके नियर बाय जो भी हमारे यूजर्स होते हैं फिर उनको एज लोकेशन सर्व किया जाता है, ना कि उनको मेन सर्वर से सर्व किया जाए। तो इसको हम बोलते हैं एज लोकेशन या रीजनल एज कैशेज जो होती हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रेसनेस। जी भाइयों, यहाँ तक क्लियर है।